शुरुआत पंचकुला से। बीजेपी ऑफिस में संविधान हत्या दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पंचकमल बीजेपी ऑफिस के अटल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम नायब सैनी। 25 जून 1975 लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संविधान की आत्मा को कुचलने का तब प्रयास किया था। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। सीएम ने कहा कि विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण था। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को जब जब अवसर मिला लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हरियाणा के कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले दौर को याद किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जब आज पूरा भारत लोकतंत्र की 1975 में आज के दिन जिस तरह से गला घोंट करके हत्या करने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र को जिसे हमने लाखों कुर्बानियों और बलिदानों के बाद में अर्जित किया, उसे उसके मुंह पर कालिख पोतने और उसका गला घोटने का जिस तरह से कुत्सित षड्यंत्र अपनी आप को सत्ता पर बनाए रखने की अभीप्सा से किया था, और एक लंबे संघर्ष, अनेक लोगों के बलिदान, लाखों लोगों के योगदान के बाद जब भारत में पुनः लोकतंत्र जागृत हुआ, आज का ये दिन हमें उस कालरात्रि का स्मरण कराने के साथ साथ में उस लंबे प्रेरक संघर्ष कि अंततः सत्य विजयी होता है और अंधकार समाप्त होता है, उसके बारे में बोध कराने वाला दिन है। हरियाणा की ये धरती, रोहतक की ये धरती भी निश्चित रूप से उसकी गवाह रही है। तो जो रोहतक में जेल एक थी जिसमें हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नाना जी, बहुत सारे हमारे नेता जो केंद्रीय और जेपी नारायण जी, केंद्रीय नेता जो पूरे के पूरे भारत में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो रोहतक की जेल में बंद थे। उस स्थान को हम एक अनुभव केंद्र के रूप में अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से अनुभव केंद्र के रूप में उसको विकसित करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि किस तरीके से तत्कालीन सरकार ने संविधान की हत्या की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा विजन 2047 आगामी 5 वर्षों के रोड मैप एवं कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में उच्च शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए चल रही योजनाओं, बजट घोषणाओं तथा मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन कॉलेज भवनों और शैक्षणिक परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। हाजे के चैनत गांव में पेयजल संकट को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब समाधान की उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही हैं। धरना कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर गांव के पानी की समस्या और हालिया घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में ग्रामीणों की मांगों और स्थायी जल व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई।
चिनोद गांव के पानी विवाद को लेकर धरना कमेटी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में हुई इस बैठक के दौरान कमेटी ने गांव में पेयजल संकट, भाखड़ा लाइन से जुड़े विवाद और ग्रामीणों की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। धरना कमेटी के सदस्यों के अनुसार मुख्यमंत्री ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और पूरे मामले पर सकारात्मक चर्चा की। प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार की ओर से समाधान को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में उम्मीद जगी है। लगभग 1 घंटा वार्ता चली। मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छे से हमारी बातें सुनी। मुख्यमंत्री अच्छे मूड में थे। हमारे को उम्मीद थी कि आज ही मुख्यमंत्री हमारी मांगे मान लेंगे, लेकिन उनने हमारे को थोड़ा बहुत समझाया है, भाई ऐसे ऐसे आप गांव से सलाह कर लो। हमने कहा है भाई हम गांव में जाके सलाह करके डीसी साहब के और एसपी साहब के माध्यम से आपको बता देंगे जो भी बात होगी। तो यही बातें हुई हैं भाई। वो हमारे को हमारी डिमांड पूछी तो हमने अपनी डिमांड बताई कि 80 से जो राजली की तरफ एक लाइन जा रही है 36 इंच की, और हम ये चाहते हैं कि 36 इंच की लाइन जो 80 से हमारे गांव चैनत तक तो दब गई और हमारे गांव से नहर तक दबनी बाकी है। हम ये चाहते हैं कि जो 36 इंच की लाइन हमारे गांव से आगे बनी है उसका साइज 42 इंच करके 42 इंच की लाइन नहर तक दब जाएगी। हमारे गांव को 42 इंच में से 6 इंच का कनेक्शन देके 36 इंच जो शहर के भाइयों का पानी है वो आगे ऐसे कैसा चला जाए। तो हमारे को 6 इंची पानी चाहिए। वो हम ये डिमांड करी मुख्यमंत्री साहब से। तो मुख्यमंत्री साहब बोले भाई ये तो अमृत 2 योजना की स्कीम है। तो हमने कहा अमृत 2 की तो योजना है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं 36 इंच है उसको 42 साइज बढ़ा दे पाइप का। वो बोले अलग से लाइन दे देंगे। अलग से लाइन से हम इसलिए डर रहे हैं कि अलग लाइन में चोरियां होती हैं पानी की, क्योंकि खेतों से गुजर के आती है। वहीं मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि गांव को हर हाल में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा और भाखड़ा नहर से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार कर ली गई है। उन्होंने ग्रामीणों से किसी भी तरह की बहकावे में न आने की अपील की। उसी नहर से जो भाखड़ा की नहर आ रही है वहीं से जो 30 दिन महीने में चलती है, यानी केवल जब सफाई होती है बंदी होती है उस टाइम होती है, अदरवाइज जो 12 मासी जो नहर चलती है उसके अंदर स्पेशल कनेक्शन दे करके मोटर का भी अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था करके, जिस तरीके से हमने ये तक कह दिया कि एक मोटर उनको अलग से रखने का काम कर देंगे। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि चैनल के अंदर पानी की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी, क्योंकि पहले जिस लाइन से पानी दिया जाता था। बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गांव में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और विकास कार्यों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए आपने कहा गांव को पानी देंगे और उसके लिए जो जो भी व्यवस्था करनी है वो सारी व्यवस्था करके देंगे। गांव को पीने के पानी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ जब गांव को 1 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, गांव के विकास में भी किसी तरह का कोई कमी नहीं रहेगी। हर काम गांव को करके दिया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में भाखड़ा लाइन से जुड़े वाटर कनेक्शन को हटाने की कार्रवाई के बाद गांव में विवाद बढ़ गया था, जिसके विरोध में ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ हुई इस वार्ता के बाद समाधान की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस अहम बैठक के बाद सभी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा और लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के तहत कोसली ने पूरे प्रदेश में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। बीएलओ द्वारा फॉर्म वितरण के कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कोसली पूरे हरियाणा में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोसली के एसडीएम विजय कुमार ने बताया कि क्षेत्र में यह अभियान बेहद जोर शोर और व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है। कोसली विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,48,951 मतदाता पंजीकृत हैं। प्रशासन की सक्रियता के चलते इनमें से 99.94% मतदाताओं को तक फॉर्म वितरण का कार्य सफलतापूर्वक करा लिया गया। एसआईआर में कोसली विधानसभा क्षेत्र में 2,48,951 वोट है
और हमारे बीएलओ ने काफ़ी अच्छा काम किया है। 99.94% है डिस्ट्रीब्यूशन वो हो चुका है। अभी दूसरा फेज़ का जो काम है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो फॉर्म है वो वापस हम ले रहे हैं जैसे फिल करके, उसमें भी हमने 50,700 जो है 2 बजे की रिपोर्ट के अनुसार 50,700 वोट है वो आ चुके हैं। तो एसआईआर के अंदर हमारा काम अच्छा चल रहा है। सारे बीएलओज बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। बीएलओ सुपरवाइजर भी लगातार मॉनिटर किए हैं। मेरे सभी एआरओ है वो भी उनको मेंटरशिप है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोसली विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। हरियाणा बिजली कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर गोहाना डिवीजन परिसर में 25 और 26 जून को 2 दिवसीय धरना शुरू हुआ। कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम के लिए समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत कई मांगे उठाई। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। यूनियन ने 30 जून को केंद्रीय स्तर पर प्रदर्शन और 2 जुलाई को बिजली मंत्री के आवास के घेराव का ऐलान किया। आज ये हड़ताल हमारी जो सेंट्रल काउंसिल कमेटी ने जो निर्णय लिया है उसके आह्वान पे की है। 25-26 तारीख की हमने 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारे कच्चे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, जो हमारे रिक्स अलाउंस है वो भत्ते लागू किए जाएं, कैशलेस मेडिकल सुविधा है, एग्री डिस्कॉम है। इसके विरोध में जो हमारी 14 सूत्रीय मांग है उसको लेकर हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन का है, आज 25 तारीख का और 26 तारीख का है। उसके बाद 30 तारीख का हमारा सेंट्रल लेवल पे है। फिर उसके बाद हमारी आगामी कार्रवाई 2 तारीख का बिजली मंत्री का घेराव है। उसके बाद हम और आगे की कार्रवाई अगर नहीं सरकार मानती है तो हमें मुख्यमंत्री का भी घेराव करना पड़ेगा। अनिल मलिक, गोहाना यूनिट वरिष्ठ उप प्रधान। हमारी हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग डिमांड है कि हमारी केंद्रीय परिषद की 2 बार तीनों चारों एमडीओ के साथ सकारात्मक वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसके मिनट्स और पॉइंट नहीं जारी किए गए हैं। और जो भी हमारी मांगे हैं केंद्रीय परिषद ने दोबारा से आह्वान दिया है, जब तक कर्मचारियों की डिमांड नहीं मानी जाती है तब से हमने दोबारा प्रदर्शन चालू कर दिया है। अब ये प्रदर्शन 2 दिन डिवीजन पे होगा, उसके बाद सर्कल पे प्रदर्शन होगा। अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती और केंद्रीय परिषद को बुला करके समाधान नहीं करती है तो उसके बाद बिजली मंत्री का घेराव किया जाएगा अम्बाला में। और उसके बाद भी सरकार नहीं लेती है तो माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। और उसके बाद हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में होंगे। और हमारी केंद्रीय परिषद ने हड़ताल की कॉल दे दी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दे रहा है। विभाग के अनुसार डीएसआर करने वाले किसानों को 4500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि और 2500 रुपए लेबर चार्ज सहित कुल 7000 रुपए प्रति एकड़ डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिए जाएंगे। जिले को 10,000 एकड़ का लक्ष्य मिला है, जबकि अब तक करीब 9,500 किसानों ने पंजीकरण कराया है। विभाग ने किसानों से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की। डीएसआर धान वाले किसान हैं जो उनके लिए एक डायरेक्ट सीधी बिजाई जिसे कहेंगे धान की ये स्कीम है, जिसमें किसान को गेहूं की तरह धान की फसल की बिजाई करनी है, ना कि पहले अपना नर्सरी बनानी है और नर्सरी बनाने के बाद फिर ट्रांसप्लांटेशन है। उसको कम करने के लिए मुख्य का इसका कारण ये है कि जल की जो खपत है उसको कैसे कम किया जाए। और डीएसआर में लगभग 4500 रुपये प्रति एकड़ का किसान को हरियाणा सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 4500 रुपये किसान को अनुदान दिया जा रहा है और साथ में लगभग 2500 रुपये जो उसकी लेबर चार्ज है वो उसकी बचत हो जाती है। डीएसआर विधि के सर मैंने अभी 5 किले बोए हैं जी डीएसआर विधि से, उसका भी मैंने पंजीकरण कराया है। सरकार की ये भी बहुत ही किसान हितैषी और जन कल्याणकारी योजना है जी। इसका भी किसान भाइयों को समय रहते हुए अपना पंजीकरण कराना चाहिए जी।
बहादुरगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम के जमीन पर चल रही नंदीशाला को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 3 दिन का समय दिया है। खेल विभाग के अनुसार यह जमीन गोधन सेवा समिति को अस्थायी रूप से दी गई थी, जिसकी अवधि मार्च 2023 में ही खत्म हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि कई बार नोटिस देने के बावजूद जमीन खाली नहीं की गई। अब प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय में नंदीशाला नहीं हटाई गई तो 700 से अधिक गौवंश को अन्य गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद स्टेडियम में खेल सुविधाओं और रनिंग ट्रैक का विकास कार्य शुरू किया जाएगा। मामले को स्थानीय राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 18 से इकट्ठा की नंदीशाला बनी हुई है और खिलाड़ियों के भविष्य को देखते हुए हमने तभी से हम लगातार नोटिस दे रहे हैं। हमने इस स्टेडियम को इम्प्रूव करने के लिए इसमें सिंथेटिक ट्रैक का, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो इन ग्राउंडों के एस्टिमेट बनाने के लिए हमने दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि ये नंदीशाला खाली हो जाए और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आगे ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा चले स्पोर्ट्स का। सर, आप परमिशन भी तो आपने दी थी इस नंदीशाला की? मेयर से पूर्व अधिकारियों ने उस टाइम 3 महीने के लिए दी थी। 18/1/23 से 31/3/23 तक 3 महीने के लिए जो पशु थे उनको रखने के लिए टेम्परेरी तौर पे दी गई थी ताकि नंदीशाला। खबर पानीपत से। धागे के बंडल के नीचे दबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। धागा फैक्ट्री में खेलते हुए गिरे भारी भरकम बंडल हादसे में एक बच्ची घायल भी हुई है। 2 बच्चियों की मौत। भैंसवाल रोड पर खड़ंजा रोड के पास फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। हादसे में घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लक्ष्मी नाम है। काम करने गए थे तो वहीं कपड़े की बेल गिर गई इन दोनों के ऊपर ही और खत्म हो गए दोनों। किस टाइम की? अभी होगी, मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन 11-11:30 बजे की बात होएगी, उससे पहले की होएगी। मेरे पास तो 11:30 बजे फ़ोन गया। मेरी तो बहन लगती है इसकी मम्मी बच्चों की। कौन सी फैक्ट्री का? खड़ंजा रोड पे करती फैक्ट्री का नाम मुझे पता नहीं है। ये बच्चे वहाँ लेके जाते, पहले भी लेके जाते थे? हाँ जाते थे, लेकिन अभी जाने लगे जब से इसकी मम्मी गाँव चली गई, फिर लेके जाना पड़ा ऐसे। वैसे दादी नहीं, नानी वहीं। और ये बच्चे खेल रहे थे, दड़ा फूल रहे हुए हैं, उधर से ही चले गए और पता नहीं दड़ा खस गया माल के नीचे। ये बच्चे आ गए, हमने लोगों ने देखो, सारे लोगों ने माल हटाओ, बच्चा बेहोश निकले भैया। पहले भी बच्चों को लेके जाते थे? आज ही गए? नहीं, रोज बच्चा जाते, रोज जाते। मेरी एक रोज डेली जाती, कभी नहीं जाती। इनकी 2 जाती थी, इनकी नहीं कबू जाती थी। इनकी अब जब इनकी मम्मी चली गई गाँव, ताज़ा ले आती थी। कैसे दबे वो? माल के नीचे आ गए, माल खस गए, दड़ा लगो तो। कौन सी फैक्ट्री? लक्ष्मी नाव है फैक्ट्री का नाम, खड़ंजा रोड पर जाम है। आपका क्या नाम है? रामा देवी है। मेरी बड़ी बिटिया 12-13 साल की है और लला मेरे 27 साल में चल रहा। मेरी बिटिया 2.5 साल की है। हम लोग भैया थे उस टाइम खेलने के लिए, किधर आए उतनी देर में पता नहीं किधर चले गए। और एक बड़ी बिटिया थी, उसके साथ हम जे गए, कभी नहीं में गए और माल खस गया उसके नीचे दबिए। ये गोहाना के सोनीपत रोड पर गांव बड़ौत के पास कई वाहनों की आपसी टक्कर में अफरा तफरी मच गई। निर्जला एकादशी के मौके पर सड़क किनारे लगाई गई छबील के पास यह हादसा हुआ। खबर है कि तेज रफ्तार क्रूजर गाड़ी के आगे चल रहे वाहन को टक्कर मार दी, जिसके बाद पीछे आ रहे करीब आधा दर्जन वाहन एक के बाद एक आपस में भिड़ने लगे। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित भी रहा। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, हालांकि कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। सूचना मिली तो पुलिस भी पहुंची और स्थिति को संभालते हुए जांच शुरू कर दी। खबर पंचकुला से, जहां रायपुर रानी के पास दर्दनाक हादसा हुआ। थार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार लोगों की मौत भी हुई है। हादसे को अंजाम देकर थार चालक फरार। फरीदाबाद में ऑटो से स्टंट करने वाले चालक का कटा चालान। ट्रैफिक पुलिस ने 15,500 का चालान काट दिया। तस्वीरों में जिस ऑटो चालक को आप स्टंटबाजी करते हुए देख रहे हैं,
जब चालान कटा तो ये वही ऑटो चालक है, हाथ जोड़कर अब माफी मांग रहा है, लेकिन चालान भरना पड़ेगा, गलती की है। लाइसेंस भी नहीं मिला इसके पास। ऑटो चालक का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ऑटो चालक पुलिस से हाथ जोड़कर लगातार माफी मांगते हुए नजर आया। उससे पहले कुछ इस तरह से नजर आया था, देखिए। जी देखिए कि सोशल मीडिया पे एक ऑटो चालक द्वारा एक स्टंट किया जाता है, जिसका जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। तो जिसका संज्ञान पुलिस के सामने भी ये वीडियो आया था, तो पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया, ट्रैफिक पुलिस द्वारा। उसमें कार्रवाई करते हुए हमने उस ऑटो चालक का 15,500 रुपये का चालान किया, जिसमें जो ऑफेंसेज हैं वो डेंजरस ड्राइविंग के हैं, विदाउट नंबर प्लेट का है, और ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का अपराध है। लगातार इस तरीके की वीडियो वायरल होती है, पुलिस क्या संदेश देना चाहेगी? जी, पुलिस द्वारा पहले भी ये वीडियो जो वायरल हुई है उसमें हमने कार्रवाई की है, और हमने बाकायदा मुकदमे भी दर्ज किए हैं काफी मामलों में। तो पुलिस यही संदेश देना चाहेगी कि ऑटो जो भी वाहन चालक है अपने वाहन को यातायात नियमों की पालना करते हुए चलाए, अन्यथा वो स्वयं को भी नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरे के जीवन को भी खतरे में डालेंगे। तो पुलिस का यही संदेश है कि जो भी ऐसा स्टंटबाजी करेगा या यातायात नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसी तरीके से इनको चालान किए जाए। यमुनानगर में ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुराने सिम को बंद कर नए सिम को लेकर खाते से निकाले पैसे। ठगी के जरिए 95 लाख से अधिक की राशि निकाली गई। साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। 25 मई को शिकायतकर्ता निर्देश जैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी। और 25 मई 2026 को जो विक्टिम है, विक्टिम का एक जो एयरटेल का सिम है वो सिम स्वैप हो गया था। मतलब जो उसका खुद का सिम है वो ब्लॉक होके एक नया फिजिकल सिम कहीं और जनरेट हो गया। उसके बाद वो जो सिम था वो उसके बैंक अकाउंट से लिंक था, और 24 और 25 की रात को लगभग 95,74,000 उसके खाते से निकल गए। तो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें एक खाता था जिसमें 22,60,000 रुपए गए थे। वो गोंडा यूपी का रहने वाला था खाता धारक। तो पुलिस के डर से वो भिवंडी मुंबई के पास छुप गया। तो हमने 19 तारीख को वहाँ से भिवंडी जो मुंबई के पास है वहाँ से गिरफ्तार किया, 19 तारीख को सुबह 3 बजे रेड करके। और उसके बाद वहाँ से वहाँ की लोकल कोर्ट में उसको पेश करके 5 दिन का राहदारी रिमांड लिया। आज उसको पेश अदालत किया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।